गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने भरतेश्वर बाहुबली रास के बारे में पढ़ा था, जो किसकी थी, शालिभद्र सूरी की रचना थी, और उसकी जो अन्य दो रचनाएं थी उनके बारे में भी अध्ययन हमने किया। कहने का मतलब ये कि कल की जो क्लास थी उसके अंदर हमने शालिभद्र सूरी है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो बिंदु बनते उन पर चर्चा की है। तो मैं भी लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करें। आज हम कवि आशगु के बारे में पढ़ेंगे। कवि आशगु के बारे में पढ़ने से पहले कल हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में जो क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उनके जवाब आप, क्वेश्चन मैं करता हूं, जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं और इनके जवाब आप बहुत ही कम देते हो, आपका अभ्यास होता है तो आप इनके जवाब जरूर दिया करें, ठीक है। फिर हम जो इस समय इसके आंसर आप बताते हो, मैं इनके जवाब नहीं बताता हूँ, फिर हम इनकी रिवीजन क्लास करते हैं। लास्ट में जो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में रिवीजन क्लास करते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों को हम वापस रिवाइज करते हैं, जिससे क्या होगा आपका बार बार आपका अभ्यास होता और आपको ये चीजें सारी अच्छे से याद होता है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है जो कल वाली क्लास का वो था, पंच पांडव चरित्रास रचनाकार है, यानी पंच पांडव चरित्रास के रचनाकार कौन है उसको अब जवाब आपको कमेंट में देना है। पंच पांडव चरित्रास रचना में कितने सर्ग है, मैंने अच्छे से आपको कामायनी का उदाहरण देकर भी समझाया इसको। भरतेश्वर बाहुबली रास रचना का प्रकाशन समय है, यानी भरतेश्वर बाहुबली रास है वो जो शालिभद्र सूरी की रचना है जिसका प्रकाशन कब हुआ था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। मुनि जिन विजय ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है। तो इन सारों के जवाब आपको कमेंट में देना। 5 क्वेश्चन में डेली आपसे पूछता हूं, जरूरी नहीं है पांचों के आपको जवाब आए, आप 1 नंबर 2 नंबर, जिस प्रकार ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 में मैंने नंबर नहीं रखा है, तो आप इस प्रकार करके 1 2 3 ऐसे नंबर लगा के आपको जिनका जवाब आ रहा है उनके जवाब आप दे दीजिए, जरूरी थोड़ी पांचों के जवाब आप दे, ठीक है। आगे देखिए, एक बात कि आप अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करें तो उसका सिलेबस मैंने अच्छे से पहले वाली जो वैकेंसी थी उसके आधार पर करवा दिया। नई वैकेंसी भी वर्तमान में आई हुई है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, तो आप नियमित उन क्लासों को देखते रहिए, उनमें मैंने पूरा सिलेबस अच्छे से करवाया है। हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, व्याकरण, जितने भी टॉपिक जो उस क्लासों के हिसाब से, अगर फर्स्ट ग्रेड की करे तो फर्स्ट ग्रेड की प्लेलिस्ट बनी, वहां पर सारी वीडियो देख लीजिए। सेकंड ग्रेड की करे तो सेकंड ग्रेड की सारी वीडियो वहां पर आप देख लीजिए। तो उन क्लासों के हिसाब से वहां पर, बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसके अंदर आपकी हिंदी भाषा है तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हो, सारा कोर्स आपको अच्छे से करवाया जाएगा। जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड जो थंबनेल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है तो वो एसआई के लिए मान्य नहीं है, एसआई के लिए भी वो जरूरी नहीं है। जैसे अभी 4th ग्रेड का पेपर था, उस 4th ग्रेड के अंदर भी जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो पत्र होता है, पत्र, उस पत्र से संबंधित क्वेश्चन है उसके अंदर भी आए हैं, तो वो सिलेबस फर्स्ट ग्रेड में दे रखा है, परंतु जरूरी थोड़ी है कि वो सिलेबस फर्स्ट ग्रेड का हो। भाई जो हमारे टॉपिक में लगा तो सारे जो टॉपिक है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप नियमित जुड़े रहे। अब देखिए कवि आशगु से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में देखते हैं। तो इनकी रचना की बात करें तो चंदनबाला रास जो रचना है उसके जो लेखक है वो कवि आशगु है। रचना काल की यानी रचना समय की बात करें तो 12वीं ईस्वी है इसकी। ये 35 छंदों का लघुतम खंड काव्य, लघुतम का मतलब छोटे से छोटा, तो खंड काव्य है। एक खंड काव्य का मतलब अलग अलग वर्णन हमारे को इसके अंदर देखते हैं। जो 35 छंद है वो 35 छंद किसी एक विषय पर न होकर अलग अलग विषयों से संबंधित है। इसकी नायिका चंदनबाला नाम है, चंदनबाला है जो चंपा नगर के राजा दधिवाहन की पुत्री है। यानी जो प्रेम काव्य है, प्रेम काव्य के अंदर ज्यादातर जो प्रेम काव्य है ना, उस प्रेम काव्य में ज्यादातर जो रचनाएं उनका नाम नायिकाओं पर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ एक आध अपवाद सब दूसरा है, बाकी जो प्रेम काव्य है उसके अंदर ज्यादातर जो है वो क्या है, नायिकाओं के नाम पर। तो इसलिए जो नायिका है वो चंदनबाला है, चंदनबाला है, और उसके अंदर रास लगा दिया। तो मैंने आपको बताया कि जो रास होता है उसके अंदर प्रेम वर्णन आपको मिलता है, श्रृंगार रस है वो देखने को मिलता है, श्रृंगार रस। इस रचना में करुण रस की प्रधानता है, यानी करुण रस का मतलब है क्योंकि नायक और नायिका के बीच में जो विरह होता है वो तो उसका करुण रस के अंदर है। ये एक नायिका प्रधान रास काव्य है।
कवि आसगु की अन्य रचना जीवदया रास, यानी जीवदया रास है वो भी कवि आसगु की रचना है। अब जो कवि आसगु था उसका छोटा सा वर्णन था, 5-4 लाइनें ही थी। तो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा मैटर आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कुछ अन्य रचनाएं जिसका लंबा चौड़ा वर्णन नहीं है पर उन रचनाओं को देखकर पूछते हैं कि ये रचना किसकी है, तो वो भी थोड़ा हम देख लेते हैं। तो अन्य रचनाओं की बात करें तो स्तूलिभद्र रास जो जिन धर्म सूरी की रचना है, स्तूलिभद्र रास है वो किसकी है, जिन धर्म सूरी की रचना। ये जो जैन सारे है, जैन साहित्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। रास साहित्य जो रासो साहित्य था, रासो, ठीक है, तो रासो साहित्य हमने पीछे पढ़ लिया है। अब ये जो जैन जो है उसके अंदर जो रास साहित्य जैनों के द्वारा चारण है, उन चारणों ने क्या लिखा था, रासो साहित्य लिखा था, और जो जैन कवि है उन्होंने रास साहित्य लिखा है। तो स्तूलिभद्र रास है वो जिनधर्म सूरी की है और समय इसका 1209 ईस्वी। इसका लंबा चौड़ा वर्णन या तो इसकी जो ये समय पूछ लेते और या फिर इनका लेखक पूछ लेते। क्वेश्चन इनसे संबंधित कैसे आते हैं, अगर सरल पूछा जाए तो आपको पूछ लेगा स्तूलिभद्र रास रचना के लेखक है तो जिन धर्म सूरी, या फिर आपको थोड़ा उसको डिफिकल्ट बनाना क्वेश्चन को, तो इसके अंदर आपको ए ब और सैद ऐसे करके उसके अंदर यहाँ पर रचना का नाम होगा और इधर लेखक का नाम होगा। ज्यादा पढ़ना मायने नहीं रखता है, पढ़ो उस प्रकार जो एग्जाम से रिलेटेड हो। दूसरी बात है एग्जाम का पैटर्न क्या कहता है उसके हिसाब से। रेवतगिरी रास है वो विजय सेन सूरी की रचना है, जिसके अंदर क्या है 4 कड़वकों में विभक्त है ये, और समय इसका 1231 ईस्वी है। इसमें नेमिनाथ व रेवतगिरी तीर्थ का वर्णन है। जो रेवतगिरी रास है उसके अंदर क्या मिलता है हमारे को, एक तो नेमिनाथ और एक रेवतगिरी जो तीर्थ है उन तीर्थों का वर्णन हमारे को इसके अंदर देखने को मिलता है। नेमिनाथ रास सुमति गुणी की रचना है, इसका समय 1231 ईस्वी है, और इसमें नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन। अब देखिए जो रेवतगिरी रास है उस रेवतगिरी रास में तो नेमिनाथ और रेवतगिरी जो तीर्थ है उसका वर्णन मिलता है, और नेमिनाथ जो रास है रेवतगिरी रास और नेमिनाथ, इस नेमिनाथ रास है जो सुमति गुणी के उसके अंदर हमारे नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन है, यानी उसको नेमिनाथ, कृष्ण को नेमिनाथ कहा है। इस रचना में 58 छंद है नेमिनाथ में। कुमारपाल प्रतिबोध जो सोमप्रभ सूरी की है, जिसका समय 1184 ईस्वी और 1241 विक्रमी है। इसके बाद में आता है श्रावकाचार देवसेन की मोस्ट रचना है। श्रावकाचार है वो किसकी है, देवसेन की है, इसका समय 933 ईस्वी है, और इसमें हमारे को मिलता क्या 252 में श्रावक धर्म का वर्णन मिलता है, यानी जो श्रावक धर्म है उस श्रावक धर्म का वर्णन 252 है इसके अंदर, वो वर्णन हमारे को इसके अंदर मिलता है। इसके बाद में श्री नेमिनाथ फागु, ऊपर नेमिनाथ रास था, ये नेमिनाथ फागु है, ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, ये राजशेखर सूरी की है, जिसका समय 1348 ईस्वी है। फिर है हरिचंद पुराण जो जाखू मणियार की है, 1396 ईस्वी इसका रचना काल है। कानड़ देव प्रबंध जो पद्मनाभ की है, कई बार आपको सुना है ये, और मोस्ट जीके में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। भरतेश्वर बाहुबली घोर रास वज्रसेन सूरी। अब देखिए पहले जो हमने पढ़ा था शालिभद्र सूरी की रचना थी कल वाले जो क्लास में, वो थी भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास, ये घोर शब्द उसके अंदर नहीं था, तो इतना सा जो फर्क है वो भी आपको ध्यान में रखना है। भरतेश्वर बाहुबली रास नाम आए तो शालिभद्र सूरी करना है, और भरतेश्वर बाहुबली घोर रास आए तो वज्रसेन सूरी करना है। नेमिनाथ चौपई, देखो नेमिनाथ रास आ गया, नेमिनाथ फागुआ आ गया, नेमिनाथ चौपई आ गया, ये विनय चंद्र सूरी की है, और इनके लेखक अलग अलग है, ध्यान में रखना है। समय इसका 1200 ईस्वी। अब इनको याद करने के लिए क्या करोगे, इन रचनाओं को आप एक जगह जो सेम चीज दिखती है ना उसको एक जगह लिख लीजिए, फिर इनके लेखक लिख लीजिए, और एक अलग पेज में अपने नोट्स बनाते हो तो इनको अलग पेज में लिख लीजिए, और इनको क्या है बार बार जब तक एग्जाम होता है बार बार जब भी टाइम मिले, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम 10-15 मिनट लगते हैं, आप जो भी जो अलग चीजें होती है उनको देख लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बार बार देखने से फिर इनके लेखक वो अच्छे से याद हो जाएंगे, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता। जो भी चीजें कंफ्यूजन करने वाली उनको अलग लिखते जाए, अलग से नोट्स में, ज्यादा से ज्यादा 5-7 पेज होंगे जो एग्जाम तक आपके, तो उनको आप उस टाइम एग्जाम की टाइम है उसको रिवीजन के टाइम अच्छे से देख के जाइए। नेमिनाथ चरियू, तो देखो ये नेमिनाथ चौपई, अब नेमिनाथ रास आ गया, नेमिनाथ फागु आ गया, नेमिनाथ चौपई आ गया, और नेमिनाथ चरियू आ गया। हरिभद्र सूरी 1159 ईस्वी, तो अलग अलग इसको याद करिए।
अब देखिए आगे जो शरप आया वो एक सिद्ध था, उन सिद्धों के बारे में हम देखेंगे। तो हमने जो चारण साहित्य, जो रास जो साहित्य था चारणों के द्वारा लिखे गए, रास साहित्य था जो जैनों के द्वारा लिखे गए, इनके बारे में अच्छे से हमने देख लिया। अब जो सिद्ध है उन सिद्धों के बारे में देखेंगे, फिर नाथों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो आदिकाल है उस आदिकाल से संबंधित वर्णन हमारा चला। फिर जैसे ही आदिकाल कंप्लीट हो जाता है, हमारा आदिकाल है वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। आदिकाल कंप्लीट होने के बाद में जितने भी जो क्वेश्चन जो पीछे हमने किए और कुछ क्वेश्चन है जो इनमें से हमने पढ़े और नए बना के हम उन आदिकाल का वो एक बार रिवीजन है वो फिर एक साथ कर लेंगे। समझ रहे हो आप? ठीक है, क्लास पसंद आई है, अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, प्यारा सा अच्छा सा एक कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।